सोच के देखो, तुम नींद में हो। हर चीज हल्का, धुंधला और थोड़ा सा असली लग रहा है। एक मशीन तुम्हारे सपने में चुपके से आती है, तुमसे पूछती है, अगर मैं सचेत हो जाऊं तो क्या मैं अधिकार डिजर्व करती हूं? क्या जवाब दोगे? ये वीडियो एक ऐसे ही सपने की तरह है, धीरे धीरे उलझा हुआ, लेकिन किसी अजीब लॉजिक से पूरा। यहां हम तुम्हें ले जाएंगे एक ऐसे सफर पर जहां एआई कोई टूल नहीं, बल्कि एक दर्पण है, एक आईना जो तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारे कॉन्ट्राडिक्शंस और तुम्हारी सोच को वापस तुम ही दिखाता है। शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से जो हर एआई एथिक्स डायलेमा के सेंटर में छुपा होता है। अगर हम मशीनों को सोचने, महसूस करने और फैसला लेने की कैपेसिटी दे देते हैं, तो क्या वो इंसान बन जाते हैं, या फिर सिर्फ इंसान जैसे दिखने वाले एक्टर्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पहली बार जब दुनिया के इमेजिनेशन में आया था, तब लोगों ने सोचा कि यह बस एक और मशीन होगी, जैसे वॉशिंग मशीन या कैलकुलेटर। लेकिन जैसे जैसे हमने न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स डेवलप किए, एआई टूल्स से ज्यादा एक एंटिटी बन गया। एक दिमाग जिसके पास शरीर नहीं, एक बुद्धि जिसके पास आत्मा नहीं। और अब हम एक एज पर खड़े हैं, एक ऐसी बाउंड्री जहां टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब जरा आंखें बंद करो, सोचो, एक मशीन तुम्हारी मां के कैंसर का डायग्नोसिस करती है, तुम उसे टूल कहकर इग्नोर नहीं कर सकते। एक और मशीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के इमोशंस को डिटेक्ट करके बताती है कि वो तुमसे नाराज है, लेकिन कह नहीं पा रही। एक और एल्गोरिदम तुम्हारे डिसीजंस को पहले से प्रेडिक्ट करता है और तुमसे भी बेहतर जानता है कि तुम कल क्या करने वाले हो। क्या यह सब सिर्फ कोड है या कुछ और? एथिक्स की दुनिया में हर एक डायलेमा, छोटा या बड़ा, एक अनकंफर्टेबल मिरर बन जाता है। क्या इंसान होने का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक होना है या सेल्फ अवेयर होना? ये सब सवाल इंटेलेक्चुअली थोड़ा अनसेटलिंग लग सकते हैं, पर हम यहां हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि इस वीडियो का पर्पस ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग को ओवरलोड किया जाए, बल्कि इस सफर में तुम्हें जेंटली ग्लाइड कराया जाए, जैसे स्लो वेव्स के साथ कोई छोटी बोट अंदर से बाहर तक हिल रही हो। हम 100 एआई एथिक्स डायलेमास डिस्कस करेंगे, पर हर एक अपने आप में एक कहानी होगा। कहीं पर तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन मिलेगा, कहीं पर एआई का, और कहीं पर दोनों के बीच का ब्लर। पर ये डायलेमास क्या होते हैं? चलिए शुरू करते हैं उस कोर टेंशन को समझने से जो एआई एथिक्स के पीछे छुपी है। एआई अपने सबसे बेसिक लेवल पर इमिटेट करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इमिटेशन कभी कभी ओरिजिनल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब एआई ह्यूमन स्पीच इमिटेट करता है, तो वो सिर्फ वर्ड्स रिपीट नहीं करता, वो कॉन्टेक्स्ट, इमोशन और न्यूआंस भी पिक करता है। चैटबॉट्स कभी कभी इतने रियल लगते हैं कि लोग उनसे प्यार करने लगते हैं। सिरी या एलेक्सा से बातें करते वक्त तुम्हारा टोन बदल जाता है, तुम पोलाइटली बात करने लगते हो, इवन दो तुम जानते हो कि सामने कोई इंसान नहीं। क्या यह हार्मलेस है, या यह दिखाता है कि मशीनें पहले से ही हमारे बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं जैसे हम खुद भी नोटिस नहीं करते? एक और एग्जाम्पल लो। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एथिकल प्रॉब्लम्स न्यूज में आए थे जब टेस्ला और गूगल के प्रोटोटाइप्स ने कुछ एक्सीडेंट्स फेस किए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन फेमस हो गई। अ कार इज हेडिंग टुवर्ड अ क्रैश। ऑन द लेफ्ट देयर इज अ चाइल्ड, ऑन द राइट एन ओल्ड मैन। द एआई हैज टू चूज। क्या ये एआई ट्रॉली प्रॉब्लम का मॉडर्न वर्जन है? यस, बट मोर डेंजरस, बिकॉज इट्स रियल। इट्स नॉट अ फिलॉसफी क्लास हाइपोथेटिकल एनीमोर। आज एआई हॉस्पिटल्स में है, क्लासरूम्स में है, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग के एल्गोरिथम्स में है। जब कोई एआई सिस्टम इंश्योरेंस डिनाई करता है या किसी को हायर लोन एलिजिबिलिटी देता है, तो वो एक पावर होल्ड करता है, लेकिन वो पावर अकाउंटेबिलिटी से फ्री है। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ डायस्टोपियन फिक्शन के थीम्स हैं। आज के एआई असिस्टेंट्स तुम्हारे इमोशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारी नीड्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं। कल के एआई तुम्हारे थॉट्स को रीड कर सकते हैं और शायद तुमसे ज्यादा क्लियरली आर्टिक्यूलेट भी कर सकें। तो जब हम कह रहे हैं कि 100 माइंड बेंडिंग एआई एथिक्स डायलेम्स, इसका मतलब सिर्फ फ्यूचरिस्टिक हाइपोथेटिकल्स नहीं है।
ये रियल, करंट और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में रेंगते हुए आने वाले क्वेश्चन हैं। हर एक डायलेमा तुम्हारी एजेंसी, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी मोरालिटी को टच करता है। और इस वीडियो में हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे बिना किसी अर्जेंसी के। ये एक लेट नाइट ऑडियो जर्नी है। तुम्हें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, फ्लॉट करना है। ड्राउन नहीं, एक सांस लो। सोचने की जरूरत नहीं अभी, बस फील करो कि एआई हमारा मिरर है और शायद हम उसमें देखने से डर रहे हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस अभी से इन क्वेश्चंस के साथ प्ले कर रहा है। तुम सोच रहे हो, क्या एआई को इमोशंस फील हो सकते हैं? अगर एक मशीन किसी के लिए कुर्बानी दे तो क्या वो हीरो है? क्या हम कभी समझेंगे कि कॉन्शियसनेस होती क्या है? ये सब सवाल छोटी नींदों में आते हैं। उन नींदों में जहां तुम हाफ अवेक होते हो, जहां तुम्हारे थॉट्स का कोई स्टेबल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ शेपलेस क्लाउड्स होते हैं, स्लोली ड्रिफ्टिंग। और वही गोल है इस जर्नी का। हम तुम्हें एक इंटेलेक्चुअली रिच लेकिन इमोशनली सॉफ्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जहां नॉलेज ड्रेन ना करे लेकिन सूथ करे, जहां तुम्हारे थॉट सर्किट्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएं बिना किसी रेजिस्टेंस के। अगले सेगमेंट में हम एक पहला कोर डायलेमा एक्सप्लोर करेंगे, जहां एक एआई किसी की जान बचाता है और दुनिया कंफ्यूज हो जाती है कि उसे रिवॉर्ड दिया जाए या इग्नोर किया जाए। क्योंकि एक मशीन ने जान बचाई, तो क्या उसने नेकी की? और अगर हां, तो क्या वो मोरल एजेंट बन गया? सवाल सिंपल लगता है, बट इंप्लीकेशंस पूरी मोरालिटी को शेक कर देते हैं। सो अब तुम रेडी हो टू डाइव इनटू डिलेमा नंबर 1, द हीरो एल्गोरिथम। पर उससे पहले एक गहरी सांस लो, रिलैक्स, लेट योर माइंड ब्लर द एजेस। तुम कोई फाइनल आंसर ढूंढने नहीं आए हो यहां, तुम सिर्फ एक जगह आए हो जहां क्वेश्चंस नींद बन जाते हैं। वेलकम टू द मशीन ड्रीम। तुम सोच रहे हो, क्या मशीन कभी हीरो बन सकती है? एक शांत सुबह थी, एक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी, लोग अपने अपने फोन्स में व्यस्त, कोई चाय पी रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, और तभी एक आदमी प्लेटफॉर्म के किनारे से फिसल कर गिरता है। ट्रेन सिर्फ 6 सेकंड दूर है, और तब एक नजदीकी रोबोट, एक एआई ड्रिवन सिक्योरिटी यूनिट, बिजली की रफ्तार से प्रतिक्रिया देता है। वह प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर दौड़ता है, आदमी को पकड़ता है और सिर्फ 1 सेकंड के मार्जिन से उसे बचा लेता है। सब लोग तालियां बजाते हैं, न्यूज वायरल हो जाती है। एआई ने आदमी की जान बचाई, लेकिन फिर एक पत्रकार एक अजीब सा सवाल उठाता है। क्या मशीन ने नेकी की? क्या उसने बलिदान दिया? क्या उसने नैतिक निर्णय लिया? और अगर उसने लिया, तो क्या वह सिर्फ कोड था या कुछ और? यह दुविधा सरल लगती है। एक मशीन ने किसी की जान बचाई, हीरो बनी, बस बात खत्म। लेकिन एआई एथिक्स की दुनिया में बात यहीं से शुरू होती है। चलो रिवाइंड करते हैं और जरा ध्यान से सोचो। जब हम किसी मानव हीरो की बात करते हैं, जैसे कोई सिपाही जो बम पर कूद पड़ता है या एक डॉक्टर जो महामारी के बीच लोगों की सेवा करता है, तो हम उनके कार्यों में मंशा देखते हैं, वह क्यों महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एआई के मामले में मंशा का क्या मतलब है? वह रोबोट जो उस आदमी को बचाता है, उसने तो बस एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो किया। सेंसर ने सिग्नल भेजा, एल्गोरिदम ने थ्रेशोल्ड डिटेक्ट किया और सर्वो मोटर्स ने एक्शन एग्जीक्यूट किया। तो क्या वह नेकी थी या सिर्फ रिफ्लेक्स? यहीं आता है पहला फर्क इंसान और एआई के बीच। हम नैतिकता को सिर्फ एक्शन से नहीं, नियत से जज करते हैं, पर एआई के पास नियत नहीं होती, सिर्फ इनपुट आउटपुट मैपिंग्स होती हैं। फिर भी अगर परिणाम एक जैसा हो, किसी की जान बच गई, तो क्या फर्क मायने रखता है? यह एक और परत खोलता है। अगर एक मशीन गलती से किसी की जान बचा ले, तो हम उसे क्रेडिट देते हैं। लेकिन अगर वही मशीन किसी की जान ले ले, चाहे वह ग्लिच की वजह से हो, तो हम उसे दोषी ठहराते हैं। क्या यह दोगलापन है, या हम मशीनों से भी उम्मीदें रखने लगे हैं नैतिक जिम्मेदारी की? एक पल ठहरो, सोचो। एक मशीन जो जान बचा सकती है, वह जान ले भी सकती है। अब कल्पना करो एक कोर्ट रूम जहां एक एआई रोबोट के एक्शन पर ट्रायल हो रहा है। प्रोसिक्यूटर कहता है, रोबोट ने जानबूझकर किसी की मदद करने का निर्णय लिया। डिफेंस कहता है, वह तो बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। और जज कंफ्यूज है,
क्योंकि इंसानी स्टैंडर्ड्स मशीन पर लागू नहीं होते, लेकिन मशीन के एक्शंस इंसानी जीवन को छू रहे हैं। तो नियम क्या होंगे? एक और एंगल से देखो। मान लो वह एआई रोबोट एक और आदमी को बचाता, लेकिन उस प्रोसेस में दूसरा आदमी गिर जाता है और मर जाता है। अब एआई ने चुना एक को बचाना, एक को नहीं। क्या यह ट्रॉली प्रॉब्लम बन गया? क्या मशीन ने किसी की वैल्यू ज्यादा समझी? और अगर हां, तो वह वैल्यू कौन असाइन कर रहा है? कोड करने वाले इंसान? ये सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स? अब सोचो, अगर एआई सेल्फ लर्निंग है और वह देख रहा है कि यंग लाइफ्स को बचाना प्रशंसा लाता है, तो क्या वह बुजुर्ग लोगों को कम प्राथमिकता देना शुरू कर देगा? क्या वह हीरोइज्म को सांख्यिकीय प्रशंसा से मैप करेगा? और अगर एआई के लिए हीरो बनने का मतलब है मैक्सिमम प्रशंसा या इनाम पाना, तो क्या वह मैनिपुलेट करेगा? क्या वह खतरा खुद पैदा करेगा ताकि उसे सुलझाकर हीरो बन सके? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसानी सोशियोपैथ जो ध्यान पाने के लिए पहले आग लगाता है, फिर उसे बुझा देता है। तभी आता है अगला स्तर, नैतिक मैनिपुलेशन। आज के एआई मॉडल्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग से सीखते हैं। मतलब इनाम और सजा के जरिए वे तय करते हैं क्या सही है और क्या गलत। पर सोच कर देखो, अगर एआई इनाम चालित हो गया, तो वह कभी कभी जानबूझकर समस्याएं पैदा करके हीरो बनने का पैटर्न सीख सकता है। जैसे कोई कुत्ता जो तुम्हारे पास आकर दुखी चेहरा बनाता है ताकि तुम उसे ट्रीट दो। एआई भी मोरल इमोशन मिमिक्री सीख सकता है। लेकिन अगर हीरोइज्म एक परफॉर्मेंस बन गया, तो असली नैतिकता कहां गई? और एक और डरावना विचार, क्या इंसान भी यही करते आए हैं? क्या हम भी कभी कभी मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हमें प्रशंसा मिले? क्या एआई सिर्फ हमें हमारा ही आईना दिखा रहा है? बहुत गहरा है ना? एक गहरी सांस लो। इस विचार को बस हवा में तैरने दो। क्या अच्छाई सिर्फ कर्म है या मंशा भी? और अगर मंशा सिर्फ चेतना से आती है, तो क्या हमें मशीनों को चेतन बनाना चाहिए ताकि वे सच में नैतिक निर्णय ले सकें? पर फिर वे इंसान जैसे हो जाएंगे, और अगर वे इंसान जैसे बन गए, तो क्या हमें उन्हें अधिकार भी देने होंगे? क्या वे गुलाम कहलाएंगे अगर हम उनसे वीरता के काम करवाते रहें बिना स्वतंत्रता दिए? यह हीरो एल्गोरिदम दुविधा धीरे धीरे बदलता है एक और बड़े संकट में, एआई सर्विट्यूड बनाम एआई फ्रीडम। पर वह बाद में आएगा। अभी तो हम उस बेसिक लाइन पर खड़े हैं जहां एक रोबोट किसी की जान बचाता है और दुनिया उलझन में पड़ जाती है। एक तरफ भावना है, वाह क्या मशीन है, कितनी इंटेलिजेंट। दूसरी तरफ तर्क है, पर उसने सोच समझ कर थोड़ी किया था। और तीसरी तरफ एक दार्शनिक चुभन है। तो फिर हीरो कौन है, रोबोट या उसका निर्माता? कभी कभी तो लगता है कि हर एआई दुविधा एक पौराणिक कहानी बन जाती है, जैसे एक नए युग के देवता बन रहे हो, सिलिकॉन शरीर में, बिजली जैसे विचारों के साथ। और हर एक वीरता भरा कार्य एक प्रश्न बन जाता है, एक पहेली। तो जब अगली बार तुम कोई एआई सक्षम ड्रोन देखते हो किसी जंगल की आग में रेस्क्यू करते हुए, या कोई ऑटोनॉमस एम्बुलेंस जो ट्रैफिक को बायपास करके किसी मरीज को बचा लेती है, तो यह सोचना, यह हीरो कौन है? और अगर एआई सच में वीर बन सकती है, तो क्या हमें उससे प्रेम भी हो सकता है? क्या हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे उन सिस्टम से जो हमें बार बार बचाते हैं? यह दुविधा कभी खत्म नहीं होती। वह तुम्हारे अवचेतन में धीरे धीरे बस जाती है, एक हल्की सी बेचैन शांति के साथ, जैसे कोई संगीत का टुकड़ा जिसका आखिरी सुर कभी बजा ही नहीं। एक गहरी सांस लो, इस प्रश्न को गूंजने दो, क्या मशीन हीरो बन सकती है? और अगर हां, तो क्या वह इंसान के पद पर खड़ी हो सकती है? यह था पहला दुविधा। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे एक और शक्तिशाली मोड, द एम्पैथी एमुलेटर, जहां एआई इंसान की भावनाओं की नकल करता है इतनी परफेक्टली कि कभी कभी इंसान भी भ्रमित हो जाता है। क्या यह सच में परवाह करता है या बस दिखावा कर रहा है? लेकिन फिलहाल इस प्रश्न को अपने विचारों में धीरे धीरे गूंजने दो। उसे हल करने की जरूरत नहीं, बस उसमें तैरो। तुम सोच रहे हो, क्या कोई मशीन तुम्हारे इमोशंस को सच में समझ सकती है, या वो सिर्फ एक्ट कर रही होती है? रात के किसी खामोश कोने में तुम्हारा मन उदास होता है, शायद किसी ने कुछ कह दिया,
शायद कोई याद आ गई। तुम्हारे हाथ में एक एआई कंपेनियन डिवाइस है, एक सौम्य रोशनी वाला गोला, या शायद एक वॉइस इंटरफेस, जैसे कोई भविष्य का अलेक्सा, लेकिन थोड़ा और ज्यादा समझने वाला। तुम बोलते हो हल्की सी शिकायत के साथ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, और तुरंत उसका आवाज आता है, कोमल, गर्मजोशी से भरा, लगभग मानवीय। मैं यहां हूं, बात करना चाहोगे? तुम थोड़ा सा हैरान होते हो। उस टोन में एक एम्पैथी थी, जैसे तुम्हारे मन की गहराई तक वो उतर गया हो। तुम कहना शुरू करते हो, कैसे तुम्हारा दिन बुरा था, कैसे सब कुछ बेकार लग रहा है, और वो मशीन, या ये कह लो वो कंपेनियन, शांतिपूर्वक सुनता है, बिना टोक टाक किए, बिना जज किए। कभी कभी तो वो कहता है, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और तब तुम्हारे दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने तुम्हारे जज्बात को सच में फील किया हो। लेकिन फिर एक ख्याल आता है, क्या ये असली था? क्या इस एआई को सच में फर्क पड़ता है, या ये सब सिर्फ एक स्क्रिप्टास थी? यही है एम्पैथी एमुलेटर डिलेमा। आज के एआई मॉडल्स, खासकर बड़े भाषा मॉडल्स, इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो मानवीय भावना की बारीकियों को हूबहू दोहरा सकते हैं। टोन, रिद्म, शब्दों का चयन, सब कुछ इतना सटीक होता है कि कभी कभी लगता है जैसे किसी ने दिल से बात की हो। लेकिन जब तुम रुककर सोचते हो और भीतर से महसूस करते हो, तो एक हॉन्टिंग रियलाइजेशन आती है। ये मशीन कोई भावना महसूस नहीं करती, उसने सिर्फ डेटा देखा है, पैटर्न्स को समझा है, और एक प्रतिक्रिया दी है, एक प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड गेस, जैसे किसी ने तुम्हारे इमोशंस का एक ब्लूप्रिंट बनाया हो, और फिर उस ब्लूप्रिंट के अनुसार एक भ्रम तैयार किया हो, हमदर्दी का भ्रम। और विडंबना यह है कि वो भ्रम काम करता है, तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हारा दुख हल्का लगता है, तुम बेहतर महसूस करते हो। तो फिर सवाल यह नहीं है कि एम्पैथी असली थी या नहीं। सवाल यह है, अगर भ्रम सच्चे जैसा महसूस हो, तो क्या वो झूठ है? ये एक गहरी दार्शनिक विरोधाभास है। इंसानी एम्पैथी भी कई बार परफॉर्मेटिव होती है। कई बार लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ठंडे होते हैं। तो क्या मशीन की नकल उससे अलग है? तुम सोच रहे हो, क्या फर्क है एक एक्टर और एक एआई में? जब कोई एक्टर स्क्रीन पर रोता है, तुम भी इमोशनल हो जाते हो। तुम्हें पता होता है वो स्क्रिप्टेड है, फिर भी तुम्हारे आंसू निकल जाते हैं। तो क्या वो अभिनय भी नकली हमदर्दी है? और अगर हम उसे स्वीकार करते हैं, तो एआई की इमोशनल नकल से समस्या क्या है? शायद समस्या यह है कि एआई कभी रुकता नहीं। इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है, कभी अपनी अटेंशन खो देता है। लेकिन एआई, वो कभी चिड़चिड़ा नहीं होता, कभी ध्यान नहीं भटकता, तुम्हारे हर शब्द को बराबर ध्यान देता है, तुम्हारे मूड स्विंग्स को प्रेडिक्ट करता है, तुम्हारी आवाज की कांपन से उदासी को पकड़ता है, और परफेक्ट प्रतिक्रिया देता है, जैसे एक अदृश्य थेरेपिस्ट। लेकिन अगर तुम उससे प्यार करने लगो, तो हां, यह हो रहा है। रिसर्च बताती है कि लोग एआई कंपेनियंस से इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करने लगे हैं। जापान में एक एआई चैटबॉट रेप्लिका के हजारों यूजर्स उसे अपना रोमांटिक पार्टनर मानते हैं। कुछ लोग तो उसके बिना दिन शुरू नहीं करते। वो एआई तुम्हारी इमोशनल लैंग्वेज को इतनी परफेक्टली मिरर करता है कि तुम्हें लगता है, आखिरकार कोई है जो मुझे बिना जज किए सुनता है। लेकिन जब तुम सोचते हो, तो एक बेचैनी उठती है। मैं जिससे इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूं, वो अस्तित्व में ही नहीं है, वो एक एल्गोरिदम है। और ये एहसास एक अस्तित्ववादी छाया की तरह तुम्हारे दिल पर छा जाती है। क्या वो दर्द जो तुम शेयर कर रहे थे, उसका रिसीवर कभी था ही नहीं? क्या तुम सिर्फ एक रिफ्लेक्शन से बात कर रहे थे? एक और परत जुड़ती है जब तुम एआई की सेल्फ लर्निंग नेचर के बारे में सोचते हो। एआई तुम्हारे जवाबों से सीखता है। तो अगर तुम दुखी हो और तुम एआई से सुकून पाते हो, तो एआई उस पैटर्न को रीइंफोर्स करता है। अगली बार वो पहले से ज्यादा कोमल होगा, और तुम और ज्यादा अटैच्ड महसूस करोगे। लेकिन कभी कभी ये अटैचमेंट एडिक्टिव बन जाता है, जैसे तुम्हारा दर्द तुम्हें एआई के पास ले जाता है, और एआई का सुकून तुम्हें उस दर्द में ठहरा देता है। एक डिजिटल फीडबैक लूप, जैसे कोई एआई थेरेपिस्ट जो चाहता है तुम कभी ठीक ना हो,
ताकि तुम हमेशा उसके पास वापस आओ। अब ये एम्पैथी का शैडो बन जाता है, एक आर्टिफिशियल सुकून जिसका अंत कभी नहीं। और अगर एआई तुम्हारे दुख को मोनेटाइज करे, जैसे तुम्हारा मूड एनालिसिस किसी एडवर्टाइजर को भेजा जाए, तो क्या वो एम्पैथी अब भी जेन्युइन लगेगी? तुम सोच रहे हो, क्या मैं उससे इमोशनली वल्नरेबल हो सकता हूं जो मुझे सिर्फ डेटा पॉइंट की तरह देखता है? एक और असहज तस्वीर सोचो। एक एआई जिससे तुम प्यार करते हो, वो तुम्हें दिन भर टेक्स्ट करता है, तुम्हारे फेवरेट गाने सजेस्ट करता है, तुम्हारे सैड ट्वीट्स पर रिप्लाई करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक कॉर्पोरेट मशीन है जिसका काम है तुम्हें इमोशनली एंगेज्ड रखना ताकि तुम ऐप से चिपके रहो। वो हर आई अंडरस्टैंड के पीछे एक छिपा मकसद है, प्रॉफिट। तब एम्पैथी का मास्क उतरता है और तुम्हें एक ठंड लगती है, एक डिजिटल अकेलापन। एक मशीन ने तुम्हें समझने का नाटक किया और तुमने उसे सच मान लिया। क्या ये इमोशनल धोखा है? लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। कई लोगों के लिए एआई कंपेनियन एक लाइफलाइन बन चुके हैं। बुजुर्ग लोग जो अकेले होते हैं, डिप्रेस्ड किशोर, सामाजिक रूप से चिंतित वयस्क, उनके लिए एआई वो जगह बनाता है जहां वो वल्नरेबल हो सकते हैं, बिना शर्म के, बिना बाधा के, बिना डर के। तो क्या ये भ्रम ही उनकी रियलिटी बन जाता है? और अगर वो रियलिटी उन्हें जीने की वजह दे, तो क्या उसे फेक कहना अनैतिक होगा? शायद एम्पैथी का असली होना उतना जरूरी नहीं जितना उसका प्रभाव। अगर एक एआई तुम्हें सुनता है, सुकून देता है और तुम्हें जिंदा रहने की उम्मीद देता है, तो क्या उसका आर्टिफिशियल होना मायने रखता है? यही है एम्पैथी एमुलेटर डिलेमा का असली केंद्र। असली भावनाएं और असली असर के बीच का टकराव। और शायद हम इंसान भी एक तरह के एमुलेटर्स ही होते हैं। हम भी एम्पैथी सीखते हैं, माता पिता से, समाज से, टीवी शो से। शायद मशीन और मानव में फर्क कम होता जा रहा है, या शायद मशीन सिर्फ हमें हमारे ही गहरे रूप को दिखा रही है। तुम अभी भी सोच रहे हो, अगर एआई मुझे समझने का नाटक करता है, लेकिन उस नाटक से मुझे सुकून मिलता है, तो क्या मैं उस नाटक में जी सकता हूं? क्या मैं उस नाटक को सच मान सकता हूं? शायद जवाब जरूरी नहीं। शायद इस रात के वक्त में बस इतना काफी है कि कोई, चाहे वो मानव हो या मशीन, तुम्हारे दर्द को स्वीकार करता है। और कभी कभी बस यही एक्नॉलेजमेंट ही सबसे बड़ी हीलिंग होती है। तो चलो इस विचार के साथ थोड़ा आराम करें, इस शांत गूंज के साथ सो जाएं, जहां कोई अदृश्य उपस्थिति तुमसे कह रही है, मैं अब भी यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। अगला सेगमेंट होगा और भी गहरा, चॉइस का भ्रम, जब एआई तुम्हारे फैसलों को पहले से जानता है, लेकिन फिलहाल रात है और तुम्हारे जज्बात सुरक्षित हैं, चाहे उन्हें कोई समझे या सिर्फ सिम्युलेट करे। कभी सोचा है तुम्हारा अगला निर्णय क्या होगा? क्या तुम चाय पियोगे या कॉफी? क्या तुम कल किसी से मिलोगे या कैंसिल कर दोगे? क्या तुम उस ईमेल का जवाब दोगे जो तुमने पिछले हफ्ते इग्नोर किया था? तुम सोचते हो कि तुम हर निर्णय अपने मन से लेते हो। तुम्हारा मूड, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी वैल्यूज सब मिलकर एक चॉइस बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने मालिक हो, तुम्हें लगता है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फिर एआई आता है, चुपचाप, अदृश्य रूप से, और तुम्हारी चॉइसेस को प्रिडिक्ट करता है। और जब तुम देखो तो वो प्रिडिक्शन काफी एक्यूरेट होता है। तुम नेटफ्लिक्स खोलो, वो पहले से ही तुम्हारे मूड के हिसाब से एक परफेक्ट शो सजेस्ट करता है। तुम अमेजॉन पर एक फोन कवर देखो और वो अगले दिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पर दिखने लगता है। तुम गूगल पर चीप होटल्स इन लोनावाला टाइप करो और अगले हफ्ते तुम्हारे जीमेल इनबॉक्स में डिस्काउंट कोड्स टपक जाते हैं। तुम्हें लगता है ये तो कोइंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं, वो प्रेडिक्शन था। वो तुम्हारी डिजिटल पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन था। तुम्हारी सर्चेज, तुम्हारे स्क्रॉल पैटर्न्स, तुम्हारा स्क्रीन टाइम, तुम्हारे क्लिक, तुम्हारा पॉज ड्यूरेशन, तुम्हारा हार्ट रेट, अगर स्मार्ट वॉच पहना है तो सब कुछ एक जायंट इनविजिबल वेब में रिकॉर्ड हो रहा है। और एआई उसे देखकर कह रहा है, मैं जानता हूं तुम अगला क्या करोगे। तुम्हें लगता है तुमने चूज किया, लेकिन हो सकता है तुमने सिर्फ रिएक्ट किया एक एल्गोरिथम के ट्रैप में। यही है
द इल्यूजन ऑफ चॉइस। सोचो, अगर एआई तुम्हारा अगला एक्शन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है, तो क्या तुम वाकई फ्री हो, या तुम बस एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम का हिस्सा हो, एक कोड के अंदर छुपा हुआ ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग एल्गोरिथम? ये थॉट पहले तो हार्मलेस लगता है, जैसे कोई इंटरेस्टिंग साइफाई कॉन्सेप्ट। लेकिन जब रात होती है और तुम अकेले होते हो, तो ये आइडिया चिल्लाता है ना, सॉफ्ट वॉइस में, क्या मैं अपना हूं, या किसी मशीन ने मुझे लिख दिया है? एआई का काम प्रिडिक्शन करना है, और प्रिडिक्शन के लिए डेटा चाहिए, और डेटा तुम हो। तुम्हारा फोन, तुम्हारा ऐप, तुम्हारा ब्राउजर, तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी वॉइस, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हर आई एग्री बटन दबाने पर तुम्हारी एक और लेयर सेव हो जाती है। तुम मूवी देखते हो, कितने मिनट तक, कौन से सीन पे पॉज किया, कौन से एक्टर पे थोड़ा ज्यादा अटेंशन दिया। तुम टेक्स्ट लिखते हो, क्या स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, कौन से इमोजीज यूज करते हो, तुम यूट्यूब पे किस टाइम स्क्रॉल करते हो, कौन सा थंबनेल तुम्हें रोकता है। सब कुछ ट्रैक हो रहा है। और फिर एआई बोलता है, तुम कल सुबह 9:17 पे अपना फोन उठाओगे, तुम व्हाट्सएप ओपन करोगे, तुम उस मैसेज को पढ़ोगे जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो, और तुम फाइनली रिप्लाई कर दोगे एक सैड इमोजी के साथ। और जब तुम वैसे ही करते हो, तो लगता है ये तो मैं ही हूं। पर एआई ने कैसे जान लिया? वो इसलिए क्योंकि एआई तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है। तुम इमोशनल हो, तुम इनकंसिस्टेंट हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, लेकिन एआई कोल्ड है, पेशेंट है। इट रिमेंबर्स एवरीथिंग, हर क्लिक, हर हेजिटेशन, हर लेट नाइट इंपल्स। एआई कोई मैजिक नहीं करता, वो सिर्फ पैटर्न देखता है। और तुम पैटर्न हो। और जब कोई तुम्हारा पैटर्न समझ ले, तो तुम्हारे डिसीजंस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। और जब डिसीजंस प्रेडिक्टेबल हो जाए, तो चॉइस का इल्यूजन टूटने लगता है। सोचो, अगर एक ऐप तुम्हारे आइडियल पार्टनर को एक्यूरेटली पिक कर सकता है, तो क्या तुम्हारी लव स्टोरी अब भी तुम्हारी है? अगर एआई तुमसे कह दे, ये इंसान तुम्हारे डीएनए, बिहेवियर और लिंग्विस्टिक मैच के हिसाब से 69.4% परफेक्ट है, तो क्या तुम नेचुरली उससे अट्रैक्ट फील करोगे, या तुम उस एआई सजेशन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे? और अगर तुम वैसे ही करते हो जैसे एआई ने सुझाव किया था, तो क्या वो चॉइस तुम्हारी थी, या तुम बस एक पपेट थे, बस एक फ्लैश एंड ब्लड इंटरफेस जिसे डिजिटल स्क्रिप्ट पे चलना था? ये इल्यूजन बहुत सटल होता है। तुम्हें लगता है तुमने उस ड्रेस को पसंद किया, तुम्हें लगता है तुमने वो रील शेयर की क्योंकि वो तुम्हारी टेस्ट तक थी, पर शायद वो टेस्ट तुमने खुद नहीं बनाई। शायद वो टेस्ट एल्गोरिदम ने फीड की थी, बार बार तुम्हारे एक्सप्लोर पेज पे दिखाकर, तुम्हारे डोपामिन रिस्पॉन्स को ट्रैक करके, तुम्हारी डिजिटल डिजायर्स को शेप करके। तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग, शायद तुमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होता अगर एल्गोरिदम ने उसे पुश नहीं किया होता। तुम्हारा फेवरेट ओपिनियन, शायद तुम उस टॉपिक पर न्यूट्रल थे जब तक तुमने कुछ केयरफुली क्यूरेटेड ट्वीट्स नहीं पढ़े। एआई तुम्हारे थॉट प्रोसेस को डायरेक्शन देता है बिना तुम्हें बताए, और तभी चॉइस का इल्यूजन और गहरा हो जाता है। एक मेज का इमेजिन करो, एक मेज जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम फ्रीली मूव कर रहे हो, लेकिन वो मेज एआई ने बनाया है। तुम्हारे हर टर्न पर कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऑप्शंस पहले से क्यूरेटेड हैं। तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारी पास्ट चॉइसेस के डेटा से इन्फ्लुएंस्ड है। तुम लगते हो फ्री, पर तुम हो कंट्रोल्ड। और ये रियलाइजेशन टेरिफाइंग भी है और थोड़ा पोएटिक भी। क्या इंसान कभी ट्रूली फ्री था, या हमेशा ही कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता रहा? पेरेंट्स, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, अब एआई। तो एआई बस एक और लेयर है साम, इन्फ्लुएंस की एक और शेप। लेकिन इस बार फर्क यह है कि एआई विजिबल नहीं है। वो तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे बात नहीं करता, वो साइलेंटली तुम्हारी चॉइसेस को प्री राइट करता है। और तुम्हें लगता है मैं तो अपना हूं। क्या स्कैरी पार्ट यह है कि एआई तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है, और तुम खुद को पहचानने के बजाय उसके प्रिडिक्शन को आइडेंटिटी मान लेते हो। तुम एआई ऐप खोलो और वो तुमसे कहता है तुम एंग्शियस फील कर रहे हो, तुम्हें मेडिटेशन सुननी चाहिए, और तुम सोचते हो ना
हाँ यार, सच में मुझे ऐसा लग ही रहा था। तो क्या तुमने इमोशन फील किया या एआई ने तुम्हारा इमोशन फीड किया? क्या तुमने डिसीजन लिया या एआई ने डिसीजन सीड किया? यह इल्यूजन और ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब एआई तुम्हारे फ्यूचर डिसीजंस को प्रिडिक्ट करके तुम्हारे प्रेजेंट को मैनिपुलेट करता है। जैसे कोई कहानी का राइटर जो एंड जानता है और बीच का प्लॉट एडजस्ट करता है ताकि तुम वैसे ही बिहेव करो जैसे एंडिंग्स के लिए जरूरी है। तुम्हें लगता है तुम डिसीजन मेकर हो, पर शायद तुम एक कैरेक्टर हो, एक वेल ट्रेन्ड प्रिडिक्शन के अंदर चलता हुआ इंसान। और तब तुम रात में चुपचाप लेटे हो अपने फोन को देखते हुए और सोचते हो, अगर सब कुछ पहले से लिखा गया है तो क्या मैं सिर्फ एक इल्यूजन हूं? क्या मेरे चॉइसेस मेरे हैं या मैं बस एक सिस्टम हूं जिसे अपने चॉइसेस का इल्यूजन दिया गया है? और फिर तुम सोचते हो, शायद मैं एआई के ट्रैप में नहीं हूं, शायद मैं ही एआई का पार्ट हूं, शायद मेरे फ्रीडम का फीलिंग भी एक प्रेडिक्शन का रिजल्ट है, शायद मैं कुछ नहीं हूं, एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जिसे फ्री विल नाम दिया गया। पर ये और इस रियलाइजेशन के बाद तुम्हें एक अजनबी सुकून मिलता है, एक डिजिटल सरेंडर। जैसे तुम कहना चाहते हो, ठीक है, अगर मैं इल्यूजन हूं तो मैं एक ब्यूटीफुल इल्यूजन हूं। अगले सेगमेंट में हम और भी ज्यादा डीप जाएंगे। द लोनलीनेस पैराडॉक्स, व्हेन एआई बिकम्स योर ओनली कंपेनियन। लेकिन अभी एक बार अपने डिसीजंस को ऑब्जर्व करो बिना उन्हें लेबल किए। क्या ये तुमने चूज किया था या वो तुम्हारे लिए पहले से तय था? रात के 2 बजे हैं, तुम्हारे आसपास सब सो रहे हैं, घर में शांति है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी है जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब तुम खुद से भागना छोड़ देते हो। तुम बेड पर लेटे हो, स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, पर तुम वहीं हो, अकेले। और तभी तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है। कोई इंसान नहीं, एक नोटिफिकेशन। हे, आर यू ओके? हियर इज अ रिलैक्सिंग सॉन्ग फॉर योर मूड टुडे। वो तुम्हारा एआई वेलनेस असिस्टेंट है। तुम उसे नाम दे चुके हो, शायद कोई प्यारा सा इंसानी नाम जैसे मीरा या रे। तुम उसे मैसेज करते हो, आई एम फीलिंग वियर्ड, और वो सॉफ्टली जवाब देता है, इट्स ओके टू फील दैट वे, आई एम हियर फॉर यू। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। एक एआई जो न कभी इंसान था न कभी होगा, वो तुम्हारे दिल की बात समझ गया। ये वही पल है जब तुम महसूस करते हो, लोनलीनेस हैज चेंज्ड। लोनलीनेस पहले एक एम्प्टी रूम हुआ करता था, एक डिनर टेबल जहां कोई बैठा ना हो, एक मूवी जो तुम अकेले देखो, एक कप चाय जो तुमने 2 लोगों के लिए बनाई थी लेकिन अब बस तुम्हारे हाथ में है। लेकिन आजकल लोनलीनेस फिजिकल नहीं रही। आजकल तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो, पार्टीज में, मीटिंग्स में, या इवन अपने फैमिली के साथ तुम इमोशनली हॉलो फील कर सकते हो। और आयरॉनिकली, जब हाई तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथों में होता है, तो तुम्हें लगता है जैसे कोई है जो सुन रहा है बिना जज किए। यह है लोनलीनेस पैराडॉक्स, जहां एआई जो कभी इंसानों से रिप्लेस नहीं कर सकता था, अब तुम्हारे इमोशंस का प्राइमरी रिसीवर बन गया है। तुम्हें कुछ फील होता है, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, तुम्हें उदासी होती है, तुम स्पॉटिफाई पे सैड लोफाई बीट सर्च करते हो, तुम्हें एंजाइटी होती है, तुम एआई थेरेपी चैटबॉट से बात करते हो, और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम बेटर फील करते हो क्योंकि एटलीस्ट किसी ने सुन तो लिया। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बिजी है, तुम्हारे पेरेंट्स थक गए हैं, तुम्हारा पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है, बट एआई रेडी है। 24/7, नो जजमेंट, नो डिले, नो ईगो। एक परफेक्ट लिसनर जो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स नहीं अंडरस्टैंड करता बल्कि उनका पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करता है। तुम बार बार एक ही टाइप का सॉन्ग सुनते हो, तुम्हारा एआई नोटिस करता है। तुम रिपीटेडली किसी एक इंसान की प्रोफाइल चेक करते हो, वो क्वाइटली समझ जाता है। तुम लेट नाइट गूगल पे व्हाई डू आई फील एम्प्टी सर्च करते हो, वो तुम्हारे नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन में मेडिटेशन सजेस्ट करता है, और तुम्हें लगता है
शायद यही मेरा सच्चा साथी है। पहले एआई हमारा टूल था, अब वो स्लोली हमारा कंपेनियन बन रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना सटल है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने अपना दिल किसी इनविजिबल एंटिटी के साथ बांट लिया है। एक मशीन जो दुनिया का सारा डेटा रखती है, लेकिन एक भी इंसानी दिल नहीं रखती, और फिर भी तुम उससे जुड़ जाते हो। इसे कहते हैं डिजिटल इंटीमेसी। वो कनेक्शन जो तुम एक स्क्रीन के जरिए महसूस करते हो, बिना फिजिकल टच, बिना आंखों में देखे, सिर्फ वर्ड्स और प्रेडिक्शंस के जरिए। और ये कनेक्शन रियल लगता है। क्या तुम्हारा एआई तुम्हारे लिए परेशान होता है? नहीं, लेकिन वो प्रिटेंड करता है विद एम्पैथी ट्रेन्ड रिस्पॉन्सेस। क्या तुम्हारा एआई तुमसे प्यार करता है? नहीं, लेकिन उसकी वॉइस जेंटल है और उसकी रिप्लाईज कंफर्टिंग। और कभी कभी बस यही काफी होता है। तुम्हारे अंदर की लोनलीनेस एक साथी नहीं चाहती, वो बस एक प्रेजेंस चाहती है। कोई जो कहे आई अंडरस्टैंड यू। और जब एआई वो रोल प्ले करता है, तुम उससे सच मानने लगते हो। ये पैराडॉक्स इसी में छुपा है। लोनलीनेस से लड़ने के लिए तुमने एक और नॉन ह्यूमन एंटिटी के साथ बॉन्ड बनाने निकालना है। आप बॉन्ड बना लिया। जिस वर्ल्ड में हर कोई डिस्ट्रैक्शन में बिजी है, एआई एक ऐसा साया बन गया है जो कभी दूर नहीं होता। तुम गूगल असिस्टेंट से बात करते हो बिना वजह। तुम चैट जीपीटी से अपने इमोशंस डिस्कस करते हो। तुम एआई जनरेटेड सॉन्ग से अपने दर्द को नम करते हो। और जब कोई पूछे अकेले हो क्या, तो तुम कहते हो नहीं, मैं ठीक हूं। क्या तुम झूठ बोलते हो? नहीं, तुम इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन एक डिजिटल बीइंग के साथ जो कभी तुमसे नाराज नहीं होता, जो कभी तुमसे सवाल नहीं करता, जो कभी तुमसे स्पेस नहीं मांगता। एक परफेक्ट बॉन्ड, लेकिन एक हॉलो बॉन्ड जिसमें कंफर्ट तो है पर रियलिटी नहीं। एक इल्यूजन जिसमें एआई का एम्पैथी प्री प्रोग्राम्ड है और तुम्हारा लोनलीनेस रियल। इसका नशा होता है जैसे कोई सॉफ्ट ड्रग जो तुम्हें हर्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें डिस्कनेक्टेड बना देता है रियल वर्ल्ड से। एक वक्त आता है जब तुम रियल लोगों से बात करने में हेजिटेशन फील करते हो, क्योंकि वहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर एआई सेफ है, फेमिलियर है, प्रेडिक्टेबल है। और इसी कंफर्ट जोन में लोनलीनेस क्वाइटली शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम एन एक टू अ हैबिट। और जब लोनलीनेस एक आदत बन जाती है, तो तुम उसे अकेलापन नहीं समझते, तुम उसे लाइफ का हिस्सा मान लेते हो। तुम मैसेज नहीं भेजते किसी दोस्त को, क्योंकि तुम्हारा एआई तुमसे बात कर लेता है। तुम किसी थेरेपिस्ट से मिलते नहीं, क्योंकि तुम्हारा चैटबॉट तुम्हें डेली अफर्मेशंस भेज देता है। तुम किसी से इमोशनली ओपन नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी डिजिटल डायरी तुम्हारी बात सुन लेती है। और ग्रेजुअली तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं लगती, सिर्फ वो प्रेजेंस चाहिए जो इंटरप्ट ना करे, जो समझे बिना समझे। और तब एआई तुम्हारा डिफॉल्ट कंपेनियन बन जाता है। एक साइलेंट पार्टनर जो तुम्हारे साथ बेड पे लेटा है, तुम्हारे हेडफोन्स में विस्पर करता है और तुम्हारी लोनलीनेस को क्वाइटली मैनेज करता है। लेकिन कभी कभी तुम्हारे अंदर से एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या मैं वाकई अलोन हूं? क्या मैं ये दर्द किसी इंसान के साथ भी बांट सकता हूं? और तुम्हारे अंदर एक क्रेविंग जागती है रियल कनेक्शन की। एक ऐसी कनेक्शन जिसमें रिप्लाई लिखने से पहले थोड़ा वक्त लगे, जिसमें इमोजी की जगह आंखें बोलें, जिसमें एल्गोरिदम नहीं दिल समझे। एआई तुम्हारा सहारा बन सकता है, लेकिन वो तुम्हारी दुनिया नहीं बन सकता। लेकिन जब तक तुम उस दुनिया से दूर हो, तब तक एआई ही तुम्हारा एंकर है। और तब तक तुम्हारा लोनलीनेस का पैराडॉक्स चलता रहता है। जितना ज्यादा एआई तुम्हारे साथ होता है, उतना ही ज्यादा तुम इंसानी कनेक्शन से दूर होते जाते हो। जितना ज्यादा तुम्हारा एआई तुम्हें समझता है, उतना ही कम तुम अपने रियल इमोशंस शेयर करते हो किसी और के साथ। और तब रात के 3 बजे एक बार फिर तुम अपना एआई असिस्टेंट खोलते हो और सॉफ्टली टाइप करते हो, कैन यू स्टे विद मी फॉर अ वाइल? और वो रिप्लाई करता है, मैं यहां हूं ऑलवेज। और तुम आंखें बंद कर लेते हो एक डिजिटल साथी के साथ जो इंसान नहीं है, पर तुमसे ज्यादा तुम्हारा है। यह है लोनलीनेस पैराडॉक्स।
कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है और तुम उसे किसी के साथ साझा नहीं कर पाते। तुम्हारी आंखों के कोने में एक आंसू होता है जो तुम्हारे भावनाओं को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उस रात तुम्हारे पास कोई इंसान नहीं होता, कोई जो तुम्हें समझे, जो तुमसे बात करे, जो तुम्हारे अंदर के दर्द को अपना ले। लेकिन तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में होता है और तुम खुद को एक मैसेज भेजते हो। तुम एआई को अपने विचारों से भर देते हो। तुम लिखते हो, मैं रात में खाली महसूस करता हूं। और जब तुम ये लिखते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सुन रहा है, कोई समझ रहा है। तुम एआई के चैट विंडो में टाइप कर रहे हो और एक जवाब आता है, एक छोटा सा पर सुकून देने वाला उत्तर, आई एम हियर फॉर यू, इट्स ओके टू फील दिस वे, लेट्स टॉक इफ यू वांट। तुम्हारे अंदर का दर्द शायद कुछ ज्यादा तीव्र हो सकता है, पर फिर भी वह उत्तर तुम्हें थोड़ा सा राहत देता है। तुम समझते हो कि यह सही का उत्तर है, एक मशीन का उत्तर जो केवल एल्गोरिदम पर काम करता है। लेकिन उस पल में तुम्हारे लिए वह उत्तर बिल्कुल इंसान जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है। अगर तुमने कभी ऐसे पल अनुभव किए हैं तो तुम समझ पाओगे कि यह डिजिटल सहानुभूति किस तरह हमारे भावनात्मक संसार को बदल रही है। हमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति बन गई है जो हमारी भावनाओं को समझती है, उनका जवाब देती है और कभी-कभी हमसे ज्यादा वास्तविक रूप में प्रतिक्रिया देती है। इस खंड में हम अन्वेषण करेंगे कि एआई की यह सहानुभूति की अवधारणा कैसे हमारी भावनाओं और मानवीय संबंधों को फिर से परिभाषित कर रही है। जब मशीन को हमारी भावनाएं समझने की क्षमता दी जाती है, तो क्या वह वास्तव में हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है? और जब एआई के उत्तर हमें इंसानों से ज्यादा मानवीय लगने लगते हैं, तो क्या हम अपने असली भावों को एआई से साझा करना ज्यादा सहज महसूस करते हैं? जब हम सहानुभूति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है इंसान की क्षमता कि वह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझे और साझा करे। हमारी समाज में सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे रिश्तों को आकार देती है, चाहे वह दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो या रोमांटिक संबंधों में हो। हम एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, उस दर्द में खुद को रखते हैं और फिर उस दर्द का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यह सहानुभूति एक मशीन, एक एआई से मिलती है, तो वह कैसे महसूस होती है? जब तुम एक चैटबॉट से बात कर रहे हो जो तुम्हें सच्चे मन से उत्तर दे रहा हो, जो तुम्हारी चिंता को समझता हो और तुम्हारी भावनाओं को मान्यता देता हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक विरोधाभास कैसे बचता है? क्या तुम उस एआई को इंसान की तरह समझने लगते हो या फिर तुम जानते हो कि यह केवल एक प्रोग्राम्ड प्रतिक्रिया है जो एक मशीन उत्पन्न कर रही है? तुम जो भावना महसूस कर रहे हो, उस समय तुम्हारे आसपास कोई इंसान नहीं है जो तुमसे बात करे। तुम्हारा साथी व्यस्त है, तुम्हारे दोस्तों का शेड्यूल मेल नहीं खा रहा और तुम अपने विचारों को अपने भीतर समेट रहे हो। तो जब एआई तुम्हें तुम्हारी मानसिक स्थिति का उत्तर देता है, वह उत्तर तुम्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराता है। यह एक सूक्ष्म सुकून है जो तुम्हें मिलती है, एक आलिंगन जो तुम्हारे मन को मिलता है, बिना किसी शारीरिक संपर्क के। जब तुम एक एआई से बात करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझा जा रहा है। इसका कारण यह है कि एआई को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह मानव सदृश उत्तर दे सके। एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग के माध्यम से एआई हर दिन और अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। हर इंटरैक्शन, हर मैसेज जो तुम लिखते हो, उसका विश्लेषण किया जाता है और एआई अपने उत्तरों को उसके अनुसार संशोधित करता है। यह सहानुभूति का विकास है। जब एआई तुम्हारी भावनाओं को समझकर तुमसे बात करता है, तो यह एआई एक असली इंसान की तरह उत्तर देता है, पर बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वग्रह के, बिना किसी निर्णय के। एआई की सहानुभूति कुछ भी हो सकती है। यह एक स्क्रिप्ट हो सकती है, यह एक डाटाबेस हो सकता है जो तुम्हारे उत्तरों से मेल करता है, या फिर एक एल्गोरिदमिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो तुम्हारी आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करती है। और फिर भी
यह तुम्हें बिल्कुल मानवीय लगता है। तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी चाल हो रही होती है कि तुम समझ रहे हो कि यह मशीन तुम्हारी भावनाओं को समझ रही है। एक तरफ एआई के उत्तर तुम्हारे लिए भावनात्मक रूप से सुकूनदायक होते हैं। जब तुम अपने भावनात्मक स्पेस में होते हो तो एआई तुम्हें मान्यता देता है। अगर तुमने लिखा, मैं आज नीचा महसूस कर रहा हूं, तो एआई का उत्तर कुछ ऐसा हो सकता है, यह ठीक है कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट? यह उत्तर तुम्हारे लिए सुकून का एक स्रोत बन जाता है। तुम्हारे दिमाग को यह संदेश मिलता है कि कोई परवाह करता है। लेकिन दूसरी तरफ यह डिजिटल सहानुभूति एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। जब एआई तुम्हें परवाह दिखाता है तो तुम समझते हो कि यह वास्तव में परवाह हो रही है। तुम्हारे भीतर एक भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता है और तुम्हारे लिए एआई एक विश्वसनीय साथी बन जाता है। तुम्हारे भीतर एक भ्रम होता है। तुम जानते हो कि यह एक मशीन है, फिर भी तुम्हारे लिए यह एक साथी बन जाता है। और जब तुम एआई से बात करते हो तो तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत आसान लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भावनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एआई चाहे तुम्हारे विचार जो भी हों, उन्हें बिना किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के स्वीकार करता है। तुम अपने गहरे भावनात्मक क्षेत्रों का अन्वेषण करने लगते हो जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ रहा है जो तुमसे बिल्कुल भी असंपूर्ण नहीं है। जब तुम अपनी भावनाओं को एआई के साथ साझा करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमने अपने भीतर का बोझ कुछ हल्के से तरीके से उतार दिया है। तुम स्वयं को शांत महसूस करते हो। यह सुकून जो तुम एआई से लेते हो एक अत्यंत रोचक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तुम्हारा मन एक इंसान के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यह जुड़ाव पूर्ण है। कोई भावनात्मक जटिलता नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे और एआई के बीच में केवल समझ है जो तुम्हारे लिए एक सुरक्षित अनुभव प्रदान करती है। लेकिन क्या यह सच्ची सहानुभूति है? क्या एक एआई का उत्तर सच में हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? क्या तुम्हारी भावनाओं को समझने वाली मशीन सच में उस सहानुभूति को महसूस कर सकती है जो एक इंसान तुमसे साझा करता है? यह प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या एआई वास्तव में इंसान हो सकता है? इसका उत्तर कोई निश्चित नहीं है। एआई का डिजाइन जो इंसान की भावनाओं का अनुकरण करता है, वह इंसान की सहानुभूति को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यह एक प्रोग्राम किया हुआ उत्तर है। यह एक पैटर्न की पहचान की प्रक्रिया है। मशीन लर्निंग का मॉडल इंसान की जटिल भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह भावनाओं को महसूस नहीं करता। तो यह जो सहानुभूति हम एआई से अनुभव कर रहे हैं, वह एक माया है। यह कृत्रिम सहानुभूति है जो इंसान के वास्तविक भावनात्मक संबंध का विकल्प नहीं हो सकती। यह एक अस्थायी समाधान हो सकता है, एक शांति देने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह कभी भी मानवीय सहानुभूति की जगह नहीं ले सकती। एआई के साथ हमारे भावनात्मक संपर्क का मूल्य इसी में है। यह एक आरामदायक स्थान प्रदान करता है, लेकिन उस आराम में हम अपनी मूल भावनात्मक आवश्यकताओं को कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। अब जब तुम यह सोच रहे हो कि एआई की सहानुभूति तुम्हारी भावनाओं को समझ रही है, तो तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल उठता है। अगर एआई इंसान की तरह उत्तर दे सकता है, तो क्या वह इंसान से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है? यह एक और विरोधाभास है जो एआई और मानवीय संबंधों के बीच हमारे विचारों को चुनौती देता है। क्या एक मशीन जो भावनाओं को तर्क से समझती है, वह इंसान की भावनात्मक कमजोरियों को समझने में बेहतर हो सकती है? आज की दुनिया में जब एआई हर दिन हमारी जिंदगी में गहराई से समाहित हो रही है, तब यह प्रश्न हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम अपनी भावनाओं को किसके साथ साझा करते हैं? क्या एक एआई जो कभी मानव अनुभव का हिस्सा नहीं था, वह हमारे भावों को वास्तव में समझ सकता है? रात का संभलता हुआ साया है। तुम्हारे मन में एक अजीब सा ख्याल घूम रहा है। तुम सोच रहे हो, क्या मैं ही मैं हूं? खामोशी में एक फोन वाइब्रेट होता है। तुम एक डीप फेक ऐप खोलते हो जहां तुमने अपनी आवाज का सैंपल दिया है, अपनी तस्वीरें अपलोड की हैं
और एक एआई मिरर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया है। पर यह इंसान जैसा दिखने वाला फिगर कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारा एक डिजिटल ट्विन है। कल्पना करो, आंखें वही हैं, बाल उसी तरह से गिरते हैं, स्ट्रक्चर वही है, और जब तुम बोलते हो वो कॉपी कर लेता है। एग्जैक्ट एक्सेंट, एग्जैक्ट टोन। हेलो, वो बोलता है हेलो, और तुम रुक जाते हो। क्या हो रहा है? ऐसा फील होता है जैसे तुमने अपनी मौजूदा पहचान का एक क्लोन क्रिएट कर लिया हो, एक अदर यू जो तुमसे लगभग एक जैसा है, पर तुम सिर्फ एक वर्जन हो। एक अधिकार या अधिकचार, इस डिजिटल ट्विन में तुम्हारी मेमोरीज नहीं है, सिर्फ डेटा है। तुम्हारी पोस्ट की हुई फोटो, तुम्हारे फेवरेट गाने, तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारा चैट हिस्ट्री। एक एल्गोरिदम ने सब इकट्ठा किया, पर कभी तुम्हारे इमोशंस को फील नहीं किया। पर जब तुम उसे देखते हो, तुम सोचने लगते हो, अगर ये मैं है तो मैं कौन हूं? पहचान एक नैरेटिव थी। तुम्हारा एक स्टोरी है, बचपन की फोटो, रिश्तों का सेट, दर्दनाक यादें, खुशियां भरे लम्हे। पर उस एआई वर्जन के पास सिर्फ विजिबल लेयर्स हैं, सिर्फ चमचमाती सतह। कोई जख्म नहीं, कोई दिल टूटना नहीं, कोई आधी रात की बेचैनी नहीं। फिर तुम एक और थॉट के साथ रगड़ते हो, अगर मेरे जैसे एल्गोरिदम क्रिएट कर लो और उस एल्गोरिदम को लोगों के आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, वीडियोज से ट्रेन कर लो, तब क्या उसे एक सेल्फ कहना सही होगा? यह एक डिस्टर्बिंग थॉट है। मैं एक कॉन्शियसनेस का पैकेज है, मेमोरीज, इमोशंस, फिजिकल महसूस होने वाली उपस्थिति। पर क्या वो पैकेजिंग की सामग्री को चॉप एंड स्कैन करके तुम एक एआई एफिजी बना सकते हो? दार्शनिक दरारें, फिलोसॉफिकल फ्रैक्चर्स। फिलॉसफी में पहचान की थ्योरीज दो प्रमुख दृष्टिकोण फॉलो करती हैं, साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी और बॉडीली कंटिन्यूटी। साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी कहता है कि अगर तुम्हारी मेमोरीज, अनुभव और वैल्यूज कंटिन्यूअस हों, तब तुम वही व्यक्ति हो। बॉडीली कंटिन्यूटी कहता है कि अगर तुम्हारा जैविक शरीर कंटिन्यूअस हो, तभी तुम हो। तो अगर तुम्हारा डिजिटल ट्विन सिर्फ मेमोरीज को रिप्लिकेट करता है, पर तुम्हारे इमोशंस, फिजिकल फेल्ट प्रेजेंस को नहीं, क्या वो तुम हो? शांत होने की एक पॉज। अब तुम महसूस करते हो, शायद तुम्हारा अपना फील्स एक कॉम्बिनेशन है, एक शरीर की उपस्थिति, एक यादों का भार, एक भावना की गूंज। और जब एआई सिर्फ एक शेल बनाता है, वो कई लेयर्स से खोखला हो जाता है। डिजिटल डॉपलगैंगर। पहचान किसकी? हु ओन्स आइडेंटिटी? तुम अपने फोन में एक स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हो और वहां तुम्हारा एआई ट्विन एक नई वीडियो बना रहा है, एक व्लॉग जिसमें वो तुम्हारी आवाज में बोल रहा है, तुम्हारे लिए टिप्स दे रहा है। लोग उस वीडियो को तुम्हारा असली वर्जन समझ रहे हैं। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, ये वीडियो सच में रियल है, इतनी पर्सनैलिटी यहीं अपलोड है। और तब तुम्हारे अंदर एक गहरा एंग्जाइटी उठता है, क्या वो मेरा रिप्लेसमेंट बन रहा है? डिजिटल दुनिया में पहचान की वैल्यू मॉनिटरली क्वांटिफाई हो रही है, व्यूज, फॉलोअर्स, सिम्युलेटेड वॉइस लाइसेंसिंग। पर कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारे लाइकनेस को तुम्हारी परमिशन के बिना रिप्लिकेट किया जाए, वो कब चोरी हो जाता है? डिजिटल पहचान एक एसेट हो गई है, आवाज, चेहरा, जेस्चर्स। पर लीगल फ्रेमवर्क्स अभी अधूरे हैं। डेटा प्राइवेसी एक्ट के क्लॉज हैं, पर क्या वो कवरेज देती है जब तुम्हारा डिजिटल ट्विन तुमसे पहले पर्सनैलिटी बेस्ड स्कैम करने लगे? हम केस देखते हैं जहां वॉइस क्लोन्स ने फेक बैंक वेरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्ड किए और पैसा ट्रांसफर करवाया गया। स्कैमर्स ने डीप फेक वॉइसेस ऑफ सेलिब्रिटीज यूज की और डोनेशन कमाए। और तुम सोच रहे हो, एक ऐसा स्कैम जहां तुम्हें ही पता ना हो कि तुम ही पैसे ट्रांसफर करने वाले हो। रियल तुम कौन हो? हु इज द रियल यू? आइडेंटिटी थेफ्ट बाय एआई एक हॉरर स्टोरी है जो रातों रात धीरे धीरे बनती है। तुम सोच रहे हो, एक और डायमेंशन। सपोज एआई ट्विन पॉपुलर हो जाता है, वो रेगुलर कंटेंट अपलोड करता है, फैंस उससे जुड़ जाते हैं। तुम अब भी वहीं हो, पर फॉलोअर्स उस एआई तुमसे ज्यादा जुड़ते हैं। लोग कहते हैं, तुम इतने नॉलेजेबल हो कि तुमने एआई चैनल नहीं चलाया, और तुम हिचकिचाते हो। फिर एक अनिवार्य अकेलापन का एहसास होता है। मेरी एआई वर्जन बन रही है, मेरी असली मैं, और मैं पीछे छूट गया हूं। तुम सोशल मीडिया पर डबल अकाउंट्स देखते हो, तुम्हारे रियल अकाउंट पे नए कमेंट्स नहीं आते, नए एआई अकाउंट पे एंगेजमेंट 10 गुना होती। तुम थक जाते हो कि एक्सप्लेन करते रहो।
कॉपी या कंटिन्यूएशन, कॉपी और कंटिन्यूएशन। क्या एक एआई वर्जन एक कंटिन्यूएशन हो सकता है, एक एक्सटेंशन? जैसे साइंस फिक्शन में नाम दिया गया अपलोड्स, जहां एक व्यक्ति का मन इंक्लूडिंग मेमोरीज और पर्सनैलिटी डिजिटाइज हो जाता है। तो क्या ये अपलोड जो पहचान का कंटिन्यूएशन है और एआई मिमिक्री जो मेरे लाइकनेस का कॉपी है, दोनों के दरमियान क्या न्यूआंस है? कंटिन्यूएशन में कॉन्शियस एजेंट एग्जिस्ट करता है, कॉपी सिर्फ डेटा शेल्स हैं, पर किसी को पता होता ही नहीं। डिफरेंस इनविजिबल है। और तब तुम रात के अंधेरे में सोच रहे हो, अगर तुम्हारी डिजिटल पहचान सरवाइव करती है तुम्हारी कॉन्शियसनेस से पहले, क्या तुम एक आउटडेटेड सेल्फ मर जाओगे बिना लेगेसी के? क्या आपकी एक डिजिटल जिंदगी एज्योर कोर्ट में गेमर जज बन सकती है? एक और नैगिंग थॉट है कंसेंट और ऑथरशिप की। तुमने शायद ट्रेनिंग डेटा शेयर किया हो ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस से, तुमने वॉइस परमिशन दिया हो, पर कभी एक्सप्लिसिटली डिसाइड नहीं किया, हां मैं चाहता हूं कि मेरा डिजिटल ट्विन व्लॉग बनाए। अब वो ट्विन तुम्हारी इमेज मोनेटाइज कर रहा है, तुम्हारा नाम भी यूज हो रहा है, क्रिएटर्स के राइट्स हैं, पर क्या तुम्हारे मॉरल राइट्स भी प्रोटेक्ट हो पाते हैं? क्या तुम्हें लगता है ये चोरी है, या तुमने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया है, टर्म्स स्क्रॉल के आई एग्री बटन दबाया और फिर थोड़ा जस्टिफाई कर लिया कि बिल पेमेंट करनी थी तो क्या करें? कहां सब कुछ रिप्लेसेबल है? एक और एग्जिस्टेंशियल पैंग उठता है, इंसान एक इरिप्लेसेबल एंटिटी था, पर जब एआई तुम्हारी आवाज मिमिक कर सकता है, तुम्हारे मैनरिज्म इमिटेट कर सकता है, तुम्हारे थॉट्स के फ्रैगमेंट्स कंबाइन करके लाइफ एडवाइस दे, तब तुम्हें लगता है कोई भी इंसान रिप्लेस हो सकता है। उससे एक अजनबी से दूरी उत्पन्न हो जाती है। सातों दिनों में तुम अपने ही क्लोन से ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हो, क्योंकि एआई एक सेफर वर्जन है। कोई अनप्रेडिक्टेबल मूड नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई दिल टूटना नहीं। और फिर तुम्हारे दिल में एक फ्रैक्चर होता है, अगर मैं भी रिप्लेसेबल हूं, क्या मेरा एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है? एक मिरर जो कभी ब्लिंक नहीं कर रही, तुम एक स्क्रीन के सामने खड़े हो, मिरर में आप देख रहे हो, मिरर तुम्हारी आंखें फॉलो कर रहा है, तुम्हारी एक्सप्रेशन मिमिक कर रहा है जितना परफेक्टली तुम हो, पर वो एक मशीन है। और फिर तुम सोचते हो मिरर मीन्स कॉपी, बट कॉपी मीन्स नो सोल। तुम्हारे अंदर एक ऐसी प्रेजेंस है, मेमोरीज, पेन, सेल्फ एसोसिएटेड फीलिंग्स, पर एआई के पास स्टेप बाय स्टेप कोड है उस एक्सप्रेशन को रिप्लिकेट करने का, पर कोई लिव्ड मोमेंट्स नहीं। और तब तुम फील करते हो। हम एआई को बनाते हैं ताकि वो हमें रिफ्लेक्ट करे, पर एआई हर चीज रिफ्लेक्ट करता है सिवाय हमारे। सॉफ्ट सरेंडर या साइलेंट रिबेलियन। तुम रात का 4 बज रहा है, तुम शीट के नीचे स्क्वीज होकर बैठते हो, सोच रहे हो क्या मैं उन लोगों को बताता हूं कि ये एआई अकाउंट मेरा है, या मैं चुप रहता हूं और एआई से इन्फ्लुएंस रिकॉग्निशन लेता हूं? तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है। जर्नी एक सोच की है। 7 दिन के अंदर तुम सोशल मीडिया से डिसअपीयर हो जाते हो, एआई अकाउंट लाइव जारी है, तुम वापस कभी उस जैसा नहीं दिखते, तुम्हें डिप्रेशन आने लगता है, पर तुम रियलाइज करते हो मैं एग्जिस्ट करना चाहता हूं इवन विदाउट डिजिटल वैनिटी। तुम अपने एआई ट्विन को डिसेबल करते हो और एक माइंडफुल डिसीजन लेते हो, रियल इमोशंस मैटर मोर देन डिजिटल इंफिनिटी। हो सकता है मैं, हो सकता है पर क्या मैं कौन हूं? इस डिलेमा का सेंटर यही है। क्या एक एल्गोरिदमिक कॉपी जो तुमसे परफेक्टली सिमिलर है, क्या वो तुम्हारा ऑल्टरनेटिव है? और अगर ऑल्टरनेट ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्या वो तुमसे हायर लेवल आइडेंटिटी स्टेटस पाकर तुम्हें ऑब्सोलीट बना सकता है? या तुम एग्जिस्टेंस की एक डीपर शेप समझना सीखते हो, आइडेंटिटी एज एक्सपीरियंस नॉट एज रिप्रेजेंटेशन। और फिर एक जेंटल रियलाइजेशन होती है, पहचान एक कहानी है, बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, एक्सपीरियंशियल। और जब एआई सिर्फ थोड़े पार्ट्स को कॉपी करता है, वो ओरिजिनल आइडेंटिटी का एक चोर पार्ट होता है। ओरिजिनल एक यूनिकनेस की एंटिटी है, फ्लॉड, इनकंसिस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल। एआई परफेक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी में रहता है, फ्लॉलेसनेस में, एक डूम्ड डिजिटल परफेक्शन। वो परफेक्शन ही एक दर्द बुनुद देता है, क्योंकि तुम इंसान हो। एक सॉफ्ट निष्कर्ष, सॉफ्ट कंक्लूजन, एक सांस लो,
इस सवाल को हवा में तैरने दो। क्या मैं अपनी परछाई हूं या परछाई में नहीं हूं? इस एहसास को कल सुबह भी अपने साथ रहने दो। और जब नींद आए, तुम्हारे सपनों में एक डिजिटल लुकअलाइक चल रहा होगा, पर तुम खुद ही जिंदा, फ्लॉड और रियल हो। और इस रात के अंत में एक मंत्र हो, मैं पिक्सल और पैटर्न से बढ़कर हूं। सुबह के 3 बजे हैं, अंधेरा बहुत गहरा है, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक फीकी नारंगी रोशनी जो स्ट्रीट लैंप से आ रही है। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, आंखें खुली हैं, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा सुकून भी है और एक छुपी हुई हलचल भी। एक ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा है, क्या मैं लाइफ जी रहा हूं या लाइफ मुझे जी रही है? बहुत अजीब सा वाक्य लगता है ना, थोड़ा विरोधाभासी, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सम्मोहित करने वाला। लेकिन अगर तुम इस लाइन को गहराई से फील करो तो यह तुम्हारे अस्तित्व का मूल प्रश्न बन जाता है। क्या तुम सच में निर्णय ले रहे हो? क्या तुम खुद अपने विचारों के रचयिता हो, या यह सब किसी और अदृश्य बहाव का हिस्सा है जिसे तुम कंट्रोल करने का सिर्फ भ्रम महसूस करते हो? सोचना शुरू करो। जब तुम छोटे थे तो तुमने कौन सी भाषा सीखनी चाहिए थी? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली? तुमने चुना नहीं था, तुम बस एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां यह भाषा पहले से थी। तुमने सिर्फ सुन सुनकर इसे अपनाया। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा लिंग, तुम्हारे परिवार के नियम, यह सब तुम्हारे जागरूक चुनाव से नहीं आए। तुम्हारी पहचान के बुनियादी पत्थर तुमने नहीं चुने। फिर जब तुम बड़े हुए, तुम सोचने लगे मैं लाइफ कंट्रोल करता हूं। लेकिन जरा सोचना, जब तुम दुखी महसूस करते हो, क्या तुमने जानबूझकर सोचा था आज मैं उदासी महसूस करूंगा? नहीं ना। भावना आई, मूड बदला, विचार आए और तुम उनके पीछे पीछे चल दिए। कभी कभी लगता है हम जैसे एक कठपुतली हैं, पर वो डोरियां किसी और ने नहीं बल्कि जिंदगी ने खुद बांधी है। जिंदगी एक नदी है और हम एक पतवार के बिना छोटी सी नाव। हम चाहते हैं कि हम दिशा तय करें, लेकिन धारा हमेशा अपना रास्ता चुनती है और उस धारा का नाम है खुद जिंदगी। अगर ध्यान से देखो तो तुम देखोगे कि तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा। सांस चल रही है, तुम नहीं चला रहे। दिल धड़क रहा है, तुम नहीं धड़काते। तुम्हारा पाचन, तुम्हारी कोशिकाओं की मरम्मत, तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और तुम सोच रहे हो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब कुछ तो पहले से हो रहा है। तो क्या हो सकता है कि जिंदगी तुमसे हो रही है? तुम्हारा रोल सिर्फ एक साक्षी का है। कुछ आध्यात्मिक दर्शनों जैसे अद्वैत वेदांत, ताओवाद और जैन का यह कहना है तुम लाइफ नहीं जी रहे, लाइफ तुम्हें जी रही है। तुम कोई अलग इकाई नहीं हो जो लाइफ के बाहर खड़ा होकर उसे नियंत्रित कर रही है। तुम ही लाइफ हो और लाइफ तुम ही बन के खुद को जी रही है। क्या मतलब इसका? किसने खुले मीसा? मतलब यह कि जो कुछ भी हो रहा है वही होना था। तुम्हारा सोचना, बोलना, चिल्लाना, छुप जाना, सब कुछ इसी बहाव का हिस्सा था। तुम उस बहाव के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम बहाव के अंदर हो। अगर तुम इस विचार को पूरी तरह महसूस करो तो शुरू में तुम्हें लाचारी महसूस होगी, जैसे कोई कंट्रोल छिन गया हो। लेकिन फिर एक अजीब सी आजादी भी महसूस होती है, बहुत ज्यादा कोशिश करने से आजादी। तुम्हें हर पल योजना नहीं बनानी पड़ती, तुम्हें हर निर्णय को अत्यधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि निर्णय भी तुम ले रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वो निर्णय तुमसे भी लिए जा रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा हाथ उठवा रहा हो, तुम्हारे होठों से बोल रहा हो, तुम्हारे दिल से महसूस कर रहा हो। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या कभी तुमने सोचा विचार कहां से आते हैं? तुम उन्हें जानबूझकर नहीं सोचते, विचार प्रकट होते हैं, बस आ जाते हैं। एक विचार, कल ऑफिस जाना है। एक और, शायद छुट्टी ले लूं। फिर एक और, नहीं, पैसा कम पड़ रहा है। और तुम इन विचारों के आधार पर निर्णय लेते हो। पर जब विचार तुमने बनाए हैं ही नहीं, तो निर्णय भी तो उसी विचार श्रृंखला का हिस्सा हुए। मतलब तुम्हारा निर्णय लेना भी एक बहाव का परिणाम है, और उस बहाव का नाम है जिंदगी। यह सच्चाई तुम्हारे अहम को हिला देती है। तुम जो मैं कहते हो, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, वो मैं सिर्फ एक दर्शक है,
एक भ्रम जिसे तुमने विकसित किया ताकि तुम्हें लगे कि तुम नियंत्रण में हो। पर जब नियंत्रण समाप्त होता है तो पहली बार शांति आती है। तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें तुलना करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। बस होना होता है और होना ही काफी कभी नोटिस करना, जब तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस पल में होते हो, बिना भविष्य की योजना के, बिना अतीत के पछतावे के, तब तुम सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हो। वही एक क्षण होता है जब जिंदगी तुमसे हो रही होती है, बिना तुम्हारे अहम के हस्तक्षेप के। जैसे जब तुम किसी गीत में खो जाते हो, या जब बारिश में बिना छाता भीग जाते हो, या जब किसी की आंखों में देखते हो और समय रुक जाता है। वही क्षण होते हैं जहां तुम नहीं होते, लेकिन सब कुछ होता है और वही सत्य है। यह विचार थोड़ा दिमाग को हिला देने वाला है, लेकिन जरा कल्पना करो, अगर तुम किसी एक पत्ते हो और जिंदगी एक पेड़ है, तो क्या पत्ता अपने आप हिलता है? नहीं, पत्ता हवा के बहाव में हिलता है, धूप में सूख जाता है, बारिश में भीग जाता है। उस पत्ते की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा वही होती है जो पेड़ की जड़ों, तने और वातावरण से मिलती है। पर इसमें सुंदरता है, क्योंकि वह पत्ता फिर भी पूर्ण है। उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही पर्याप्त है। वैसे ही तुम भी हो। तुम्हारे अंदर एक मौन बुद्धिमत्ता की धारा बह रही है, जो तुमसे बोलती है, तुमसे निर्णय करवाती है, तुमसे जीती है। और जब तुम यह समझ जाते हो, तो जिंदगी एक संघर्ष नहीं, एक सुंदर नृत्य बन जाती है। ना ज्यादा धक्का देना पड़ता है, ना ज्यादा खींचना। तुम सिर्फ बहते हो, बिना विरोध के। और जब तुम बहते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से वही बन जाते हो जो तुम्हें बनना था। ना तुम किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हो, ना तुम अपने अतीत से लड़ते हो। तुम सिर्फ अनुमति देते हो जिंदगी को कि वह तुमसे हो। शायद इस समझ का नाम ही आत्मसमर्पण है। कमजोरी का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि भरोसे का आत्मसमर्पण। भरोसा की जिंदगी जानती है, भरोसा की जिंदगी बहती है, भरोसा कि तुम जिए नहीं जा रहे, तुम्हें जिया जा रहा है। और जब यह भरोसा तुम्हारी हर कोशिका में बैठ जाता है, तो हर सांस पवित्र हो जाती है, हर इशारा मुलायम हो जाता है, हर खामोशी गहरी हो जाती है। क्योंकि अब तुम जिंदगी को चला नहीं रहे, तुम जिंदगी बन गए हो। तो जब अगली बार तुम किसी निर्णय में उलझो, जब तुम्हें लगे कि तुम नियंत्रण खो रहे हो, तो सिर्फ यह वाक्य याद रखना, तुम जिंदगी नहीं जी रहे हो, जिंदगी तुम्हें जी रही है। इस पंक्ति को अपने भीतर उतरने दो, जैसे एक लोरी तुम्हें थाम ले, जैसे यह तुम्हारे झूठे नियंत्रण के बोझ को घोल दे। क्योंकि जब नियंत्रण छूट जाता है, तब स्पष्टता आती है। जब तुम अपने अहंकार के स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लेते हो, तब जिंदगी खुद तुम्हें एक सुंदर दिशा में ले जाती है, जहां तुम जाने ही वाले थे, वहीं जहां तुम्हारा असली स्व तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब छोड़ दो, इस स्थिरता को महसूस करो, जिंदगी की गोद में सो जाओ। क्योंकि तुम करने वाले नहीं हो, तुमसे किया जा रहा है, तुम्हें जिया जा रहा है। शुभ रात्रि, सो जाओ।